This is 26th November session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is on stable burning and satellite data. In this article, we will discuss about rising pollution in Delhi, and the second issue is related to uh, plastic treaty, and the third issue is related to Atal Innovation Mission, and the last and fourth issue is related to why India needs an environmental health regulatory agency. So let's discuss all the issues in detail. Delhi Air Quality Index hits a record high. In this article, we will discuss about air pollution in Delhi. Why news? Recently in Delhi, air quality index is very poor and forecast suggest that this could worsen in the coming days. रिसेंटली दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में एंटर कर चुका है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डेज के अंदर ये सीवर कंडीशन में एंटर कर जाएगा। हालांकि सीवर कंडीशन में एंटर कर चुका है और दिल्ली का एयर पोल्यूशन वर्सन हो चुका है। एयर पोल्यूशन इन दिल्ली ओवर 26 टाइम्स द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO। दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन WHO के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से 26 टाइम्स ओवर हो चुका है। वाई इज दिल्ली एयर क्वालिटी सो पुअर? दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी सो पुअर क्यों है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, स्टेबल बर्निंग इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली पोल्यूशन। इट इज हाफ ट्रूथ। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के अंदर जो स्टेबल बर्निंग होता है वो दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट गवर्नमेंट का ये एलिगेशन हाफ ट्रूथ है। इट इज नॉट रियल। व्हीकल्स अलोन कंट्रीब्यूट 58%, 34% फ्रॉम एग्जॉस्ट एंड 24% ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ टायर्स ब्रेक्स टू दिस टोटल। दिल्ली के अंदर ओवरऑल एयर पोल्यूशन के 58% के लिए यहाँ रनिंग करने वाले व्हीकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इट मीन्स दिल्ली के अंदर जितना ये पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन के 58% के लिए दिल्ली के अंदर चलने वाले व्हीकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि गवर्नमेंट का एलिगेशन है पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में जो स्टेबल बर्निंग किया जाता है वो रिस्पॉन्सिबल है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर ओवरऑल जो पॉल्यूशन है उसमें किस किस फैक्टर का कितना परसेंट रोल है। वी कैन सी है सॉइल एंड रोड डस्ट 4% एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हीकल्स 34% रिस्पॉन्सिबल है। टायर ब्रेक्स वियर एंड टीयर 24%। इट मीन्स व्हीकल्स का जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली के पोल्यूशन को इंक्रीज करने में वो 34 प्लस 24%। इट मीन्स 58% का यहाँ पर रोल है। कोल एंड फ्लाई एस 14%, LPG यूजेज 6%, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट 6%। तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट इन फैक्टर्स का है। What is air quality index? Air quality index is a measure of the concentration of air pollutants PM2.8, PM10, nitrogen dioxide NO2, sulfur dioxide SO2, carbon monoxide CO, ozone O3, ammonia NH3 and lead PB in the air at a monitoring location। किसी भी मॉनिटरिंग लोकेशन पर एयर पोल्यूशन के 8 पोल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन का जो मेजर किया जाता है इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। एयर पोल्यूशन के 8 पोल्यूटेंट्स में क्या क्या कंबाइन होता है? PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं जिनका कंसंट्रेशन एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है। A sub-index is calculated for each of these pollutants and the worst among them is the air quality index for this location। इन 8 पोल्यूटेंट का एक सब इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। इस सब इंडेक्स में सबसे ज़्यादा मेजरमेंट जिस पोल्यूटेंट का होगा वो उस प्लेस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को शो करेगा। इट मीन्स वही पोल्यूटेंट, जो पोल्यूटेंट का नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। वाई दिल्ली इज बिकमिंग अनइनहेबिटेबल? दिल्ली अनइनहेबिटेबल क्यों बनती जा रही है? दिल्ली इज परहैप्स गोइंग टू बिकम एन अनइनहेबिटेबल सिटी फॉर डिफरेंट रीजन्स। वेरियस रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि करंट में दिल्ली अनइनहेबिटेबल सिटी बनती जा रही है। नंबर 1, दिल्ली हैज हैड ओनली 2 डेज ऑफ हेल्दी एयर पर ईयर। दिल्ली में पर ईयर ओनली 2 डेज ऐसे होते हैं जो जिसमें हेल्दी एयर हमें मिलता है। इट मीन्स पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं, इनमें से ओनली 2 डेज होते हैं दिल्ली के लिए जहाँ पर दिल्ली के लोगों को हेल्दी हेयर
रिसीव हो पाती है। नंबर 2, मोर देन हाफ अ ईयर पीपल आर इनहेलिंग एयर अनफिट फॉर ब्रीथिंग। ईयर के मोर देन हाफ, डे से ज़्यादा यहाँ पर लोग ऐसी एयर इनहेलिंग कर रहे हैं जो ब्रीथिंग के लिए अनफिट है। नंबर 3, इन विंटर्स अक्टूबर टू फरवरी pollution level peak, while during summers April to June the heat waves are unbearable, both affecting Delhi's poor disproportionately। विंटर में दिल्ली के पीपल हाई लेवल पोल्यूशन फेस करते हैं। ड्यूरिंग सम सीजन में हीट वेव्स जो कि अनबियरेबल होती है दिल्ली के अंदर। दोनों क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर दिल्ली के अंदर पुअर पीपल को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करते हैं। Number 4, PM 2.5 dominates the air quality index reading in Delhi, which is dangerous to health and travel to the deeper part of the lungs due to its extremely small size, the largest of which is 30 times thinner than human hair। एयर पॉल्यूशन में सबसे डेंजरस पॉल्यूटेंट जो होता है वो PM 2.5 होता है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका डोमिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। ये इसलिए डेंजरस है बिकॉज हेल्थ के लिए ये बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है, और लंग्स के डीपर पार्ट तक ये ट्रेवल करता है बिकॉज इसका साइज इतना स्मॉल होता है कि अगर हम कंपेयर अपने हेयर के साथ करते हैं तो इसका एक लार्जेस्ट पार्टिकल हमारे हेयर के 30 टाइम्स थिनर है। इट मीन्स हमारा हेयर का जो थिकनेस है उसका 30 टाइम्स थिनर PM 2.5 के पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ये इजीली एंटर कर जाते हैं और उसके बाद ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरे बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट करते हैं। What is air pollution and pollutants? Air pollution, the presence of solid liquids, gases, noise, and radioactive radiation in the atmosphere whose concentration is harmful to humans, living organisms, property, or environmental process is called air pollution। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर सॉलिड लिक्विड गैसेस नॉइज एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन का प्रेजेंस जब एक लेवल से हाई हो जाता है, एक वो लेवल जिसमें ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी और एनवायरमेंटल प्रोसेस के लिए हार्मफुल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को एयर पोल्यूशन बोला जाता है। पॉल्यूटेंट्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर पोल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूशन के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं दीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। Pollutants can be either natural or human made and can originate from various sources such as industrial processes, vehicle emissions, agricultural activities, and natural events like the wildfires and volcanic eruptions। Pollutants की अगर बात की जाए, पॉल्यूटेंट टू टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1, नेचुरल पॉल्यूटेंट एंड ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट। और पॉल्यूटेंट्स वेरियस सोर्सेज के थ्रू ओरिजिनेट हो सकते हैं, सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू ओरिजिनेट हो सकते हैं, व्हीकल एमिशंस के थ्रू ओरिजिनेट हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू ओरिजिनेट हो सकते हैं, और साथ में कुछ नेचुरल इवेंट्स सच एज वाइल्ड फायर्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस, इसके थ्रू भी पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। In 2023, India stood as the third most polluted nation globally। लास्ट ईयर पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड टॉप नंबर पर था। इट मीन्स इससे ज़्यादा पॉल्यूटेड 2 कंट्री और हैं जिनमें एक बांग्लादेश है। इंडिया थर्ड नंबर पे। इंडिया अराउंड अकाउंटेड फॉर 2.1 मिलियन ऑफ डेथ एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से ईयरली इंडिया के अंदर 2.1 मिलियन डेथ होती है। 2.1 मिलियन मीन्स अबाउट 21 लाख डेथ इंडिया के अंदर एवरी ईयर यहाँ पर होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। WHO estimates that air pollution kills 7 million people every year। WHO एस्टिमेट करता है कि पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन पीपल का डेथ होता है। 7 मिलियन मीन्स अबाउट 70 लाख पीपल का यहाँ पर डेथ पूरे वर्ल्ड के अंदर डेथ होता है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिस इज टेबुलर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड दिस इज map of India where air quality index area is also given here। We can see here if air quality index is 0 to 50 then it may be good, and we can see that the most of the southern states belong to in good quality। If air quality index is between 51 to 100 then it is satisfactory। If air quality index is 101 to 200 it is called moderate। If air quality index is between 201 to 300 poor, 301 to 400 वेरी पुअर एंड 401 टू 500 सीवर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के जितने भी नेबरिंग एरियाज हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के मिडिल में आता है, जो कि एक हाईएस्ट सीवर कंडीशन होती है। वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स। नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड।
नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 3 अमोनिया, नंबर 4 ओजोन, नंबर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 6 lead. Sulfur dioxide, it comes from the consumption of fossil fuels such as oil, coal, and natural gas. Reacts with water to form acid rain. It causes respiratory problems. Sulfur dioxide फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन की वजह से जनरेट होता है. फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस. वाटर के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो इसकी वजह से एसिड रेन जनरेट होता है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर्स. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की वजह से इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर्स की वजह से एमिशंस होते हैं. कंट्रीब्यूट ओजोन एंड पीएम फॉर्मेशन इन कॉजेज क्रोनिक लंग्स डिसीज. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से लंग्स डिसीज हो सकते हैं और ओजोन फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है. इट मीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन फॉर्मेशन को लीड करता है. नंबर 3 अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड एंड अदर कंपाउंड्स व्हिच कंटेन नाइट्रोजन. अमोनिया एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से एंड कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन कंटेन होता है उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है. इट कॉजेज इमीडिएट बर्निंग ऑफ द आइज, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, लंग्स एंड डैमेज. अमोनिया की वजह से इमीडिएट बर्निंग ऑफ आइज, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. Ozone, secondary pollutant formed from other pollutants and under the action of the sun, it causes irritation of the eye and respiratory mucous membranes, अस्थमा अटैक. ओजोन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. नंबर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड CO. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है यानी कंप्लीटली वो बर्न नहीं हो पाते तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है. इम्पैक्ट्स आर फैटिग, कन्फ्यूजन, डिजीनिया ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन. इसकी वजह से फैटिग, कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ब्रेन को इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी होता है जिसकी वजह से डिजीनियस प्रॉब्लम फेस पर्सन कर सकता है. नंबर 6 लेड PB रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज सिल्वर, प्लेटिनम एंड आयरन फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव ओर्स. जब ओर्स से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस टाइम पर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये रिलीज होता है लेड. ores such as silver ore, platinum, iron ore. Impacts anemia, weakness and kidney and brain damage. Impacts की अगर बात की जाए तो लेड की वजह से एनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, किडनी एंड ब्रेन डैमेज जैसी प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो सकती है. व्हाट आर मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर पॉल्यूशन इन दिल्ली. दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन ये हाई लेवल पर हम देख रहे हैं इसका मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर डिपेंड नॉट जस्ट ऑन एमिशंस बट ऑल्सो ऑन मेनी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स. टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड, रेन. एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इसके लिए सिर्फ एमिशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं, कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सच एज टेम्परेचर, wind direction, wind speed, rain. Number of cold air in Delhi. Hot air being lighter move up, thereby carrying the pollutants with it. Whereas cold air trap pollutants and keeps them closer to ground. विंटर सीजन में दिल्ली के जो डेज होते हैं वो कोल्ड होते हैं. कोल्ड डेज में यहाँ की विंटर कोल्ड हो जाती है और कोल्ड एयर जो होती है वो पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करके रखती है क्लोजर टू द ग्राउंड. वेयर हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है एंड मूव अप कर जाती है और वो अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को कैरी करके ले जाती है. बट दिल्ली में ऐसी सिचुएशन नहीं है. दिल्ली में यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करके रखती है. फर्स्ट रीजन मेट्रोलॉजिकल ये हो गया. नंबर 2 स्लो विंड स्पीड एंड लैक ऑफ रेनफॉल इन दिल्ली. विंड कैन डिस्पर्स द पॉल्यूटेंट्स व्हाइल रेन कैन फोर्स द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट लाइक PM2.5 एंड PM10 टू द ग्राउंड. दिल्ली के अंदर विंड स्पीड विंटर सीजन में बहुत ही स्लो होती है, रेनफॉल का लैक होता है. ये टू मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. बिकॉज अगर विंड स्पीड फास्ट होगी तो इससे एयर पोल्यूटेंट डिस्पर्ज होंगे. रेनफॉल अगर हाई होगी तो इसकी रेनफॉल के ड्रॉप के साथ एयर पोल्यूटेंट्स ग्राउंड पर आएंगे. बट ये दोनों सिचुएशन है दिल्ली के अंदर नहीं है, इस वजह से भी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल हाई होता है. कोल्ड एयर विद स्लो विंड स्पीड एंड नो रेन्स मेक दिल्ली अ पॉट ऑफ पोल्यूशन विद लिड ऑन. दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो इसलिए हाई हो जाता है मेरे 3 फैक्टर्स कोल्ड एयर, स्लो विंड स्पीड एंड नो रेनफॉल. ये 3 मेजर मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है. व्हाट आर मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन.
एयर पॉल्यूशन के मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? नंबर वन, इंडस्ट्रियल एंड वहीकुलर इमिशंस। इंडस्ट्री और व्हीकल से जितना भी एमिशंस होते हैं ये एयर पॉल्यूशन को लीड करते हैं। नंबर टू, सॉलिड वेस्ट बर्निंग। नंबर थ्री, स्टबल बर्निंग एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। स्टबल बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन राइज हो सकता है। कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी एयर पोल्यूशन राइज हो सकता है। नंबर फोर, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग। डोमेस्टिक लेवल पर जो कुकिंग एंड हीटिंग किया जाता है तो इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन राइज हो सकता है। नंबर फाइव, कोल बेस्ड पावर प्लांट। जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो भी एयर पोल्यूशन को राइज करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर सिक्स, इम्प्रॉपर यूज ऑफ पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का इम्प्रॉपर यूज भी एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर सकता है। नंबर वन, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर एमिशंस। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड द नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल्स की वजह से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जनरेट हो सकते हैं सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे पोल्यूटेंट्स व्हीकल्स की वजह से एमिट होते हैं। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, पेपर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट टू एमिट PM, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात अगर इंडस्ट्रीज की जाए, इंडस्ट्रीज में स्पेशली शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सब PM, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। Currently, road transport account for 12% of India's energy-related CO2 emissions and is a key contributor to urban air pollution. अर्बन एयर पोल्यूशन को राइज करने में की कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का है। ये जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस स्पेशली अगर रोड ट्रांसपोर्ट से की जाती है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा रोल रोड ट्रांसपोर्टेशन का है अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन के लिए। एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस जितना भी होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। सॉलिड वेस्ट बर्निंग अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI, the Energy and Resource Institute report, India generated over 62 million ton of waste in a year. A big part of this waste is burned openly in or informal dump site. TERI, the Energy and Resource Institute के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरी ईयर अबाउट 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है। इस ओवरऑल वेस्ट का एक बिग पार्ट या तो ओपनली बंद कर दिया जाता है या फिर इनफॉर्मल डंप साइट्स में उसको फॉल कर दिया जाता है। ओपन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कंट्रीब्यूट टू द रिलीज ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग PM, डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरेंस। ओपनली अगर वेस्ट को बर्निंग किया जाता है तो इसकी वजह से वेरियस पॉल्यूटेंट्स सच एज PM, डाइऑक्सिन्स एंड फर्नेंस यहाँ पर रिलीज होते हैं। स्टेबल बर्निंग एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। Burning of straw stubble after harvesting grain like paddy and wheat, particularly in Punjab, Haryana, and UP, lead to air pollution, especially in NCR region during winters. आफ्टर हार्वेस्टिंग जब स्टेबल बर्निंग किया जाता है, स्पेशली पैडी और वीट का स्टेबल बर्निंग किया जाता है, स्पेशली 3 स्टेट के अंदर पंजाब, हरियाणा एंड UP। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन काफ़ी इंक्रीज होता है, स्पेशली दिल्ली NCR के रीजन में विंटर सीजन में पोल्यूशन हाई लेवल हो जाता है। Some other agricultural activities like tilling, fertilizers and pesticides application and improper livestock farming also responsible to air pollution. कुछ other agricultural activities such as tilling, fertilizer and pesticides application and improper livestock farming, ये कुछ फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रीच करते हैं। These activities release ammonia, methane and particulate matter into the air. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू एयर में अमोनिया रिलीज होता है, मीथेन रिलीज होता है एंड पार्टिकुलर मैटर रिलीज होते हैं। डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग about 62 to 65% of India's rural household rely on solid fuels such as coal, biomass and kerosene for cooking and heating purpose. इंडिया के अभी भी 62 to 65% से ज़्यादा लोग कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज के लिए सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं सच एज कोयल, बायोमास एंड केरोसिन का यूज करते हैं। द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स सच एज PM, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकम्प्लीट कम्बशन अगर इन फ्यूल का होता है तो इसकी वजह से वेरियस पॉल्यूटेंट एयर में रिलीज होते हैं सच एज PM, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 5, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। कोल बेस्ड thermal power stations which have no pollution control technology are responsible for over half sulfur dioxide, 30% oxides of nitrogen, about 20% PM among other man-made emissions in India. इंडिया के अंदर जितना भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं इनके पास
पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का लैक है। इट मीन्स इनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी नहीं है। और सल्फर डाइऑक्साइड के ओवरऑल एमिशंस में इनका हाफ से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स इंडिया के द्वारा जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, हाफ से ज़्यादा रिलीज कोल बेस्ड पावर प्लांट के थ्रू किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में 30% रोल होता है। पीएम की अगर बात की जाए 20% रोल कोल बेस्ड पावर प्लांट का होता है। नंबर 6, improper use of pyrolysis. Pyrolysis is a technique to break down synthetic material, leaves fine carbon matters and residue like pyro, gas and oil contributing to pollution. Pyrolysis is a technique to break down synthetic material. Synthetic material को break down करने के प्रोसेस में जो पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं उसको पायरोलाइसिस बोलते हैं। इस ब्रेकिंग के प्रोसेस में फाइन कार्बन मैटर्स लीव होते हैं एंड रेसिड्यू के तौर पर पायरो गैस एंड ऑयल यहाँ पर रिमेन रह जाता है, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। इन 2014 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रोहिबिटेड यूज टायर्स फ्रॉम बीइंग बर्न्ड इन द ओपन और यूज्ड एज फ्यूल इन ब्रिक किल्स। 2014 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओपनली अगर टायर बर्निंग किया जाता है इसको प्रोहिबिट किया है। और कुछ प्लेसेस पर ब्रिक्स किल्स के लिए भी टायर्स को बर्निंग किया जाता है, इसको भी एनजीटी ने यहाँ पर बैन कर दिया। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है? नंबर 1, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नंबर 2, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल। नंबर 3, न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नंबर 4, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली। नंबर 5, फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर pollution such as BS6 vehicles, National Electric Mobility Mission Plan. Plastic pollution treaty talks in South Korea. Why news? In Busan, South Korea, representatives from over 170 countries have gathered for the fifth and final round of negotiations on a legally binding global treaty to end plastic pollution, including marine pollution. प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरिया के बुसान प्लेस पर अबाउट 170 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स फिफ्थ एंड फाइनल राउंड मीटिंग के लिए गैदर हुए हैं। दिस इनिशिएटिव फॉलो द 2022 यूएन एनवायरमेंटल असेंबलीज एग्रीमेंट टू फाइनलाइज द ट्रीटी बाय द एंड ऑफ 2024। 2022 में यूएन एनवायरमेंटल असेंबली का एक एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि इससे रिलेटेड यानी 2022 में जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग का जो लास्ट फाइनलाइज ट्रीटी होगा वो 2024 के एंड में होगा। और ये करंट में वही मीटिंग यहाँ पर फाइनल राउंड का चल रहा है साउथ कोरिया के अंदर। बैकग्राउंड ऑफ दिस करंट ट्रीटी, अभी जो साउथ कोरिया के अंदर ये प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटी चल रही है, इस ट्रीटी का बैकग्राउंड क्या रहा है? व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन? प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए रेजोल्यूशन क्या पास किया गया था? इन 2022 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली यूएनईए के द्वारा एंड प्लास्टिक पोल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया गया था। सेटिंग अप ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी आईएनसी। आईएनसी यहाँ पर सेटअप की जाती है। आईएनसी मीन्स इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमेटी। INC was set up and tried to develop a legally binding instrument, a global treaty to govern plastic production and its use across all nations. प्लास्टिक प्रोडक्शन को गवर्न करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, अ ग्लोबल ट्रीटी सेटअप करने के लिए आईएनसी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इट मीन 2022 का जो नो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया गया था, इस समिट के ड्यूरिंग आईएनसी को कुछ टास्क दिए गए। आईएनसी पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद आईएनसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, अ लीगल ग्लोबल ट्रीटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा सो दैट प्लास्टिक प्रोडक्शन को ऑल वर्ल्ड में गवर्न किया जा सके। Global Plastic Treaty. In 2022, 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal. प्लास्टिक प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल की वजह से जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है 2022 में डिसाइड किया गया है कि इस ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए 2024 तक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन हमें करने होंगे। और ये डिसीजन 175 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। इट मीन्स यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट रखा था प्लास्टिक पॉल्यूशन को
कंट्रोल करने के लिए 2024 यहाँ पर रखा था, जो कि अब कंप्लीट होने वाला है, और ये लास्ट इसका समिट है। वाई देयर इज अ नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड करंट में क्यों है? नंबर वन, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हमें करनी पड़ रही है, सच है ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है पीपल का, और जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। नंबर टू, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस, प्लास्टिक वेस्ट की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। नंबर थ्री, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ, प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट एंड हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। नंबर फोर, प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से भी यहाँ पर इस ट्रीटी की हमें जरूरत पड़ी। नंबर फाइव, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक, प्लास्टिक adaptable and versatile properties have made it indispensable, प्लास्टिक का यूज इसलिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज प्लास्टिक एडेप्टेबल है, वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज इसके पास होती है, विच लीड टू अ सर्ज इन ग्लोबल प्रोडक्शन डबल्ड फ्रॉम 234 मिलियन टन इन 2000 एंड 460 मिलियन टन इन 2019। प्लास्टिक का एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होने की वजह से प्लास्टिक का जो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है वो डबल हो गया है। 2000 में जहाँ पर 234 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया जाता था प्लास्टिक का, वहीं 2019 में इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होकर 460 मिलियन तक पहुँच गया। बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 मिलियन टन, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक अबाउट 700 मिलियन टन तक प्लास्टिक प्रोडक्शन रीच कर सकता है। नंबर प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस का क्या रिलेशन है? प्लास्टिक डिकम्पोजिशन टेक 20 to 500 ईयर्स विद लेस देन 10% रिसाइकल्ड टिल नाउ, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 20 to 500 ईयर्स का टाइम लग सकता है, और करंट में अभी तक ओनली ओवरऑल प्लास्टिक का 10% प्लास्टिक ही रिसाइकल किया जा सका है। Currently, annual plastic waste generation is approximately 400 million ton and could increase by 62% by 2050. करंट में पर ईयर एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन अबाउट 400 मिलियन टन है, और 2050 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 62% तक इंक्रीज हो जाएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट लीक्स इनटू रिवर्स एंड ओशंस लीडिंग टू हार्मफुल माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक इन रिवर्स एंड ओशन, प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज अमाउंट रिवर्स एंड ओशंस के अंदर लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक्स रिवर्स एंड ओशंस में हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। नंबर थ्री, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन्स ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम दोनों के लिए प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन्स है। केमिकल्स इन प्लास्टिक कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। प्लास्टिक के अंदर जितना भी केमिकल प्रेजेंट होता है ये हेल्थ के लिए वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, एंड समटाइम्स न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट कर सकता है। मैरिन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज आर सीवियरली अफेक्टेड, बात अगर मैरिन डाइवर्सिटी की जाए तो मैरिन एरियाज में फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के लिए ये सीवियरली उसको इम्पैक्ट करता है। नंबर ऑफ प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का क्या रोल है? प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ये जो प्रोसेस होते हैं इसमें सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा होता है। प्लास्टिक अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस इन 2020 प्राइमरली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल वेस्ट प्रोडक्शन, एमिशंस could increase by 20% by 2050 trends persist। 2020 में फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के थ्रू ग्लोबल एमिशंस में इसका 3.6% रोल रहा है। इट मीन्स ओवरऑल ग्लोबल एमिशंस में प्लास्टिक का रोल 3.6% है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक ये 20% तक राइज हो सकता है। नंबर फाइव, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, आवर कंट्री इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पॉल्यूशन विच अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ एमिशंस, 9.3 million ton annually, surpassing Nigeria 3.2 million ton, Indonesia 3.4 million ton, and China 2.8 million ton। ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। ओवरऑल एमिशंस के 20% के लिए
इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में एनुअली 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक यहाँ पर जनरेट किया जाता है, और इसने नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड चाइना जैसे कंट्रीज को सरपास कर दिया है। नाइजीरिया में अबाउट 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, इंडोनेशिया के अंदर अबाउट 3.4 मिलियन टन है, चाइना के अंदर अबाउट 2.8 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर इंडिया का स्टैंड क्या है? नंबर 1, ओपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप्स। बिकॉज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में प्रोडक्शन कैप्स का प्रोविजन किया गया है, और इंडिया नहीं चाहता कि प्रोडक्शन कैप इंडिया के ऊपर इम्पोज किया जाए, तो इंडिया इसका कहने के ओपोज कर रहा है। इंडिया ओपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलीमर प्रोडक्शन, arguing that such measures violate the UNEA 2022 resolutions mandate। इंडिया बिकॉज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर पॉलीमर प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के प्रोविजन किए गए थे, बट इंडिया ने इसको ओपोज किया है। इंडिया ने कहा है कि 2022 का जो रेजोल्यूशन था, ये प्रोडक्शन कैप कहीं ना कहीं उसका वायलेशन है। नंबर 2, फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इंडिया एडवोकेट्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल एड एंड टेक्निकल सपोर्ट द पार्ट ऑफ द ट्रीटीज कोर प्रोविजन। इंडिया ट्रीटी के कोर प्रोविजन पर फोकस कर रहा है। इंडिया चाहता है कि कंट्रीज के बीच में प्लास्टिक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए, सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, एंड टेक्निकल सपोर्ट सभी कंट्रीज को यहाँ पर करना चाहिए, सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को डिक्रीज किया जा सके। रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। रेगुलेशन ऑन हार्मफुल केमिकल्स इन प्लास्टिक प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिकली। इंडिया का कहना है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उन हार्मफुल केमिकल्स से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन किया जाएगा कंट्रीज में, वो साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर होना चाहिए, एंड उनका रेगुलेशन डोमेस्टिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी कंट्री के अंदर हार्मफुल केमिकल्स के थ्रू प्लास्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उस कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए, बल्कि कंट्रीज का साइंटिफिक स्टडी पहले होना चाहिए कि उस कंट्री का प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड केमिकल हार्मफुल केमिकल रिलीज करने में कितना रोल है। नंबर ऑफ अप्रोच टू प्लास्टिक फेज आउट। प्लास्टिक फेज आउट से रिलेटेड जो भी अप्रोच है, उससे रिलेटेड भी इंडिया का अलग स्टैंड रहा है। इन 2022 वाइल इंडिया बैंड 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, इंडिया ने 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 कैटेगरीज को बैन किया हुआ है इंडिया के अंदर। इट एम्फसाइजेस दैट एनी फेज आउट इन द ट्रीटी शुड बी प्रैग्मेटिक एंड ड्राइवन बाय नेशनल सर्कमस्टेंसेस। इंडिया का कहना है कि कोई भी फेज आउट ट्रीटी अगर प्लास्टिक से रिलेटेड होती है, वो प्रैग्मेटिक होनी चाहिए और नेशनल सर्कमस्टेंसेस के बेस पर उसको ड्राइव किया जाना चाहिए। इन 2022 इंडिया ब्रॉट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 विच बैंड 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। इंडिया ने 2022 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 इनिशिएट किया था, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में 19 कैटेगरीज के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया हुआ है इंडिया ने। नंबर 5, सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म। India demands for mechanism for assess infrastructure needs, financial requirement and predictable funding for scientific and safe waste management। इंडिया चाहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंट्रीज को एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स का असेसमेंट करना होगा, सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। व्हाट इज अटल इनोवेशन मिशन? व्हाई न्यूज? The Union Cabinet has approved the continuation of its flagship initiative, the Adult Innovation Mission (AIM), under the aegis of Niti Aayog, with an enhanced scope of work and an allocated budget for rupees 2,750 crore for the period till March 31, 2028। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन के कंटिन्यूएशन के लिए अबाउट 2,750 करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेट किया है, और ये जो बजट है वो 31 मार्च 2028 के लिए अप्रूव किया गया है। What is Adal Innovation Mission? Adal Innovation Mission is Government of India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country। कंट्री के अंदर इनोवेशन कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन रहा है। इट मीन्स अटल इनोवेशन मिशन जो है वो इंडिया के अंदर कल्चर ऑफ इनोवेशन को प्रमोट करेगा एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए, न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसी डेवलप करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
Number two, provide platform and collaboration opportunities for different stakeholders. डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए कोलेबोरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम अटल इनोवेशन मिशन बेटर तरीके से कर सकता है। नंबर थ्री, क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू ओवरसी द इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। कंट्री के इनोवेशन इकोसिस्टम को ओवरसी करने के लिए एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। मेजर इनिशिएटिव्स अंडर अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या है? नंबर वन, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, ARISE। इट मीन्स अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस का यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन द MSME इंडस्ट्री। MSME इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन एंड रिसर्च को स्टिमुलेट करने के लिए अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर टू, अटल टिंकरिंग लैब का भी प्रोविजन इसके अंदर किया गया है। इट्स एम इज टू क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अक्रॉस स्कूल्स इन इंडिया। इंडिया के और स्कूल्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट क्रिएट करना अटल टिंकरिंग लैब, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। इट्स एम टू फॉस्टरिंग प्रोडक्ट इनोवेशंस एंड अलाइनिंग देम टू द नीड्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स मिनिस्ट्रीज। प्रोडक्ट इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए एंड उन प्रोडक्ट को वेरियस सेक्टर्स मिनिस्ट्रीज की नीड के हिसाब से अलाइन करने के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज यहाँ पर इनिशिएटिव टेकिंग किया गया है। नंबर फोर, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इट्स एम इज टू फॉस्टरिंग वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स एंड एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू द इंक्यूबेटर मॉडल। इंडिया में वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स को फोस्टर करने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टेब्लिश किए गए हैं। नंबर फाइव, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर टू स्टिमुलेट कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन एंड आइडिया इन द अनसर्व्ड अनरिजर्व्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अनसर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड रीजन्स तक कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन एंड आइडियाज को स्टिमुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स स्टेब्लिश किए गए हैं। नंबर सिक्स, मेंटोर इंडिया कैंपेन टू एस्टेब्लिश नेशनल मेंटोर नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द मिशन। मिशन के ऑल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए और नेशनल मेंटोर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करने के लिए यहाँ पर मेंटोर इंडिया कैंपेन के थ्रू यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। व्हाट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज? अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट एंड नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन दैट सॉल्व चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटल रेलेवेंस। अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस को सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटल रेलेवेंस से रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। दिस इज PYQ क्वेश्चन। अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आंसर इज सी, नीति आयोग। Why India needs an environment health regulatory agency? What is issue? India needs an environmental health regulatory agency. इंडिया के लिए environmental health regulatory agency की नीड है। Such an agency in India interlinked issues of climate, environment, health and economy in a holistic way. इस तरह का एजेंसी अगर इंडिया के पास होगा तो ये एजेंसी इंडिया में क्लाइमेट से रिलेटेड इशूज, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी से रिलेटेड इशूज को हॉलिस्टिक वे में इंटरलिंक कर सकती है। करंटली देयर इज नो एनी एजेंसी ऑफ दिस टाइप इन इंडिया। करंटली इंडिया में इस टाइप की अभी तक कोई भी एजेंसी नहीं है जो क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी से रिलेटेड वेरियस इशूज को इंटरलिंक कर सके। वाई इट इज अ टाइम फॉर इंडिया टू एस्टेब्लिश एन इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटिंग एजेंसी। इंडिया के लिए ये क्यों नीड है कि इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी इस्टेब्लिश किया जाए? ऐसा क्यों इंडिया के लिए नीड फील किया जा रहा है? इंडिया कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो सब्सटेंशियल बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी इज नेसेसरी बिकॉज इंडिया लास्ट कुछ डिकेड्स से
कंटिन्यू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए इंडिया के लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाता है कि क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी के बीच में सस्टेनेबल बैलेंस क्रिएट किया जाए, और इसके लिए EHRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। EHRA, Environment Health Regulatory Agency, could lead to more comprehensive and cohesive environmental governance that focus simultaneously on pollution control and health risk mitigation. Environmental Health Regulatory Agency एनवायरमेंट गवर्नेंस को कम्प्रिहेंसिव एंड कोहेसिव बना सकता है, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली पॉल्यूशन कंट्रोल एंड हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस किया जा सकता है, बिकॉज पॉल्यूटेंट्स इन अवर एयर, वाटर एंड लैंड कंटिन्यू टू पोज ग्रेव हेल्थ रिस्क। करंट में पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया के अंदर भी पॉल्यूटेंट एयर में, वाटर में एंड लैंड के अंदर कंटिन्यू ग्रेव हेल्थ रिस्क पोज कर रहे हैं। According to the Emissions Gap Report 2024 from the United Nations Environment Program, India has seen over 6% more greenhouse gas emissions than the previous year. एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग, जो कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है, इंडिया लास्ट ईयर के कंपेयर में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 2024 में 6% तक इंक्रीज होने वाला है। इंडिया इज एट अ क्रिटिकल जंक्शन इन इट्स इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ जर्नी। इंडिया एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ जर्नी के मामले में करंट में क्रिटिकल जंक्शन पर है। हैविंग एन एजेंसी सच एज एन EHRA could help India formulate a unified response to all types of pollution, advocate cumulative accountability mechanism, and collaborate with the international bodies to negotiate for and adopt best practices that simultaneously address health and environment। अगर इंडिया के अंदर environmental health regulatory body जैसी कोई एजेंसी होती है, तो इसके थ्रू ऑल टाइप के पॉल्यूटेंट को यूनिफाइड तरीके से रिस्पॉन्स किया जा सकता है, क्यूमुलेटिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को एडवोकेट किया जा सकता है, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को साइमल्टेनियसली एड्रेस करने के लिए इंडिया के नेगोशिएशंस को इंटरनेशनल बॉडीज के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, और तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडिया के अंदर EHRA जैसी कोई एजेंसी होगी। Why India needs to integrate current environmental governance model with health? इंडिया को करंट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मॉडल को हेल्थ के साथ इंटीग्रेट करने की क्यों जरूरत है? इंडियाज करंट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मॉडल नीड्स टू बी मोर इंटीग्रेट विद द हेल्थ। इंडिया में जो भी करंट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मॉडल्स हैं, उसको हेल्थ के साथ इंटीग्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। इसके कई सारे रीजंस हैं। करंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CB focus on pollution control, while the Ministry of Environment, Forest and Climate Change handles broader environmental policies, and Ministry of Health and Family Welfare undertakes integrated disease surveillance and management। करंट में 3 मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि ब्रॉडर एनवायरमेंटल पॉलिसीज को हैंडल करती है। एंड नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। There is a disconnect between emissions control, environmental monitoring and health impact assessment because little to no data flow across these ministries। अभी जो हमने 3 मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर डिस्कशन किया, इन तीनों मिनिस्ट्रीज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके पास जितना भी एमिशंस से रिलेटेड डाटा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड तीनों मिनिस्ट्रीज के पास जो डाटा होता है, इस डाटा का एक दूसरे के लिए फ्लो बहुत ही कम है। इट मीन्स सभी मिनिस्ट्रीज के बीच में डाटा फ्लो होना बहुत ही जरूरी है। देयर इज अ नीड टू मोर इंटीग्रेट ऑल दीज मिनिस्ट्रीज। इन सभी मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करने की नीड है। A centralized agency such as an environmental health regulation agency could integrate environmental and health data, allowing policymakers to track, regulate and mitigate these impacts effectively। EHRA की तरह अगर कोई इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज एजेंसी होती है, तो ये इन्वायरमेंट एंड हेल्थ डाटा को इंटीग्रेट कर सकती है, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स को इन्वायरमेंट के हार्मफुल इम्पैक्ट्स को ट्रैक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए बेटर पॉलिसी वो मेकिंग कर सकते हैं। हाउ इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी वुड बी बेनिफिशियल टू इंडिया। इंडिया के लिए इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी इस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। नंबर 1,
An EHRA would enable India to adopt an evidence-based and scientific-driven regulatory framework, which would be crucial to address India's environmental health challenge, such as poor air quality, vector-borne disease. अगर इंडिया के पास EHRA जैसी कोई एजेंसी होगी तो इसके थ्रू इंडिया एविडेंस बेस्ड एंड साइंस ड्राइवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एडॉप्ट कर सकता है। और साइंस ड्राइवन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से इंडिया में इंडिया के इन्वायरमेंटल हेल्थ चैलेंज को इजीली तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। हेल्थ चैलेंज सच एज इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ चैलेंज सच एज पुअर एयर क्वालिटी, वेक्टर बोर्न डिसीज, इस तरह के चैलेंज को इंडिया के अंदर साइंस ड्राइवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बेस पर इजीली तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। EHRA could promote sustainable practices that drive innovation, create green jobs and support long-term financial resilience. इंडिया के पास अगर EHRA जैसा कोई एजेंसी होगा तो इसके थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो कि इनोवेशन, ग्रीन जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेसिलियंस को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, एन EHRA कैन डेवलप पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स that will help India to integrate environmental health objectives with economic policies, which would promote sustainable development that benefit the environment, public health and the economy at the same time. इंडिया के अंदर अगर EHRA जैसी कोई एजेंसी होगी तो इसके थ्रू इंडिया में इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ बेटर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमी को सेम टाइम पर यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। And EHRA could be critical in educating citizens on environment health risk and empowering communities to advocate cleaner air, water and healthier living conditions. EHRA के थ्रू सिटीजन्स को इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क से रिलेटेड एजुकेट किया जा सकता है और उन्हें क्लीनर एयर, वाटर एंड हेल्थियर लिविंग कंडीशंस के लिए एम्पावर किया जा सकता है। नंबर 5, एन EHRA would be instrumental to align national policies with global standard. नेशनल पॉलिसीज़ को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने में EHRA का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। It would also contribute to collective effort to tackle climate and health challenges, including addressing transboundary issues. क्लाइमेट एंड हेल्थ चैलेंजेस को कलेक्टिवली टैकल करने के लिए EHRA जैसा एजेंसी कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्पेशली यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री से रिलेटेड जो इशूज हैं उसको भी इसके थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। नंबर 6, एन EHRA could work closely with state and municipal government to ensure the development and enforcement of policies that are crucial for environmental solutions for the unique needs of each area. environmental solutions के लिए EHRA स्टेट एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स के साथ क्लोजली वर्क कर सकता है और बेटर पॉलिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए EHRA कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। So thanks for watching this video.